हम लोग यूरोपियंस भारत में क्यों आए, कैसे आए, कब आए, इस पर चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, भारत में यूरोपियंस का आगमन, कमेंस ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं प्राचीन और मध्यकाल तक भारत दुनिया का कारखाना कहा जाता था। उसके सम्राट पीटर द ग्रेट का वाक्य है, इंडिया इज वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड। दुनिया को जो चाहिए भारत तैयार करता था। सूती वस्त्र, मैस्लिन मलमल का कपड़ा, रेशमी वस्त्र, सिल्क, उसी प्रकार से आभूषण, ज्वेलरी, औषधियां, मेडिसिन, लोहा, आयरन, ऐसी तमाम चीज, तमाम प्रकार के अनाज जिनमें चावल वगैरह शामिल थे। दुनिया भर की जरूरत के लिए मसाले, स्पाइसेस, ये सब भारत से जाते थे। भारत से जाकर ये सब दुनिया को जो है ये सामान दुनिया को सहारा देते थे और वहां से सोना चांदी भारत आता रहता था। बर्नियर कहता है भारत सोने चांदी का एक दलदल, जहां सोना चांदी एक बार चला गया तो निकल नहीं पाता है। लेकिन अंग्रेजों के पास ऐसा सिस्टम था कि बर्नियर के थोड़े समय बाद जब सूली बनाया तो कहता हमारी प्रणाली एक स्पंज है जो गंगा घाटी की समृद्धि को सोख लेती है और ले जाकर टेम्स वैली यानी लंदन में निचोड़ देती है। तो अंग्रेजों का क्या सिस्टम था, अंग्रेज कैसे आए, इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। भारत स्थल मार्ग से यानी रोडवेज से 3 तरीके से पश्चिमी दुनिया से जुड़ा था। सबसे चर्चित मार्ग सिल्क रूट, चाइना से होते हुए, भारत से होते हुए, कंधार से लेते हुए, उसके बाद ईरान, इराक, टर्की से होते यूरोप चला जाता। सबसे चर्चित मार्ग। दूसरा था साउथ यूरोप से मेडिटेरेनियन सी पार करने के बाद इजिप्ट आए और उसके बाद फिर रेड सी से होते हुए फिर भारत आ गए। तीसरा मार्ग था जो नॉर्थ यूरोप वाले यूज करते थे, उत्तरी यूरोप के देश कैस्पियन सी से होते हुए, ईरान से होते हुए भारत आ जाते थे। लेकिन एक ऐसी घटना घटी 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में, जिसको हम क्रूसेड कहते हैं, धर्म युद्ध। इस क्रूसेड में हुआ क्या, क्रॉस और क्रीसेंट की लड़ाई थी। ईसाइयों का क्रॉस और अर्धचंद्र मुस्लिमों का। इस अवधि में अरब जगत के मुस्लिम पूर्वी यूरोप के ईसाई लड़ते रहे, जबकि टर्की के कुस्तुनतुनिया पर, कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का अधिकार नहीं हो गया तब तक। और ये तीनों पाथ मार्ग जो अभी आपको बताए गए इंटरप्टेड होते चले गए, बाधित होते चले गए। यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है, अब तो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, अब प्रोसेस्ड फूड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एग्रीकल्चर को कम महत्व देते हैं अपनी परिस्थितियों के कारण। लेकिन उस जमाने में ठंड पड़ी, खेती नष्ट, मकान खिड़की तक जो है बर्फ से ढक जाते थे। बाहर झरोखा एक बना रहता था जिससे बाहर से किसी तरीके से हवा आती थी। खुद क्या खाएंगे, जानवरों को क्या खिलाएंगे, तो अपने जानवरों को मारकर इनको भारतीय मसाले, स्पाइसेस के साथ लपेट कर रख लेते थे। और जैसे भारतीय अचार, पिकल यूज करते हैं, वैसे ये लोग उन जानवरों को यूज करते थे कई कई महीने। आज लगता भी नहीं है कि यूरोप वाले स्पाइसेस या मसाले इतना यूज करते होंगे, अब वो ये सब चीजें कम खाते हैं। उस जमाने में बिना मसाले के वो जी ही नहीं पाते थे। भारत के स्पाइसेस या मसालों की इतनी मांग होती थी कि यूरोप वाले जो है भारत से मसाले लेने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाते रहते थे। प्लिनी नाम का एक लेखक वो कहता है कि इतना काली मिर्च अकेले रोम जो है भारत से खरीद रहा है कि 55 करोड़ सेस्टरसी सोने के सिक्के हर साल इसी उद्देश्य से चले जा रहे हैं। अब रोम तबाह हो जाएगा। भारत को भी जब इतना ऑर्डर मिलने लगा तो भारत ने इंडोनेशिया, जो भारत का ही एक हिस्सा था, बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया कहलाता था, लेकिन हमने तलवार के दम पर उस पर कब्जा नहीं किया था। कौंडिन्य नाम के ऋषि ने
वहां जाके लोगों को भारतीय संस्कृति में ढाल लिया था। और ये बृहत्तर इंडिया या ग्रेटर इंडिया के नाम से, बृहत्तर भारत ग्रेटर इंडिया के नाम से जाना जाता था। यहाँ के मसाले लाकर हम लोग फिर इन देशों को, यूरोप को सप्लाई करते थे। लेकिन क्रूसेड ने यूरोप में मसालों के सीधी आपूर्ति को बाधित कर दिया। अब इस पूरे मार्ग पर जो यूरोप को भारत से जोड़ता था, अरबों का कब्जा था। अरबों ने भारत के मसाले यूरोप में हमेशा मनचाहे दामों पर बेचा। यूरोप की हालत खराब होने लगी। तो फिर पुर्तगाल और स्पेन ने वो प्रयास किए कि किसी तरीके से समुद्र मार्ग से भारत ढूंढा जाए। पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी फर्डिनेंड को द नेविगेटर कहा जाता है, तमाम अभियान भेजता ही रहता था। कोलंबस स्पेन से गया भारत की खोज में, वो ब्राजील की तरफ निकल गया। उस इलाके को ये लोग वेस्ट इंडीज बोलने लगे। वहां से भी इनको बाद में रबर, कॉफी, गेहूं, कॉटन, इस तरीके की चीजें प्राप्त होने लगी। वहां का एक अलग इतिहास बन गया। लेकिन जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला, अफ्रीका के कोस्ट के किनारे किनारे चलते चलते और दक्षिण अफ्रीका में उस जगह पहुंचा जहां उसको भारत का एक जहाज दिखा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं भारत वाले इस तरीके से अपने जहाज बनाते थे। दूर से हंस का आकार, स्वान के शेप में लगता था। अब्दुल मनीद नाम के एक भारतीय व्यापारी का ये जहाज था, अब्दुल मनीद। तो ऐसी स्थिति में उसने अब्दुल मनीद से कहा कि आप हमको पहुंचा दीजिए किसी तरीके से भारत। और अब्दुल मनीद के साथ जो है वो 17 मई 1498 को भारत पहुंच गया। मई 17, 1498 पीसीएस में एक बार जो है ये डेट पूछी गई है, तो ये डेट है 17 मई। पुरानी एनसीईआरटी में ये डेट लिखी रहती थी। तो इस दिन वो भारत पहुंचा, केरल पहुंचा, केरल के कालीकट में पहुंचा, जिसको आजकल आप कोझिकोड कहते हैं। और यहाँ के राजा जमोरिन शासक की वैसी पदवी होती है जैसे कहीं शासक पेशवा कहा जा रहा है, कहीं निजाम कहा जा रहा है। तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ढेर सारा अपने यहां से लग्जरी आइटम्स लाया था, कटलरी, ऐसी चीजें लाया था कि जैसे वहां के कलरफुल ग्लासेस, तमाम प्रकार के बर्तन वगैरह, इस तरीके की चीजें। भारत के रिचेस यानी समृद्ध वर्ग ने इसको हाथों हाथ लिया। उस पैसे से उसने सस्ते दाम पे भारत के मसाले खरीदे, स्पाइसेस लेकर फिर वो चला गया अपने देश। वहां से उसने अपने देश में, यूरोप में अरब वालों से कम दाम पर ये स्पाइसेस, ये मसाले बेचे। फिर भी जब हिसाब लगाया तो उसके टोटल यात्रा खर्च का 60 गुना उसको मिल चुका था, 60 टाइम्स। इस तरीके से पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। एक रास्ता खुल गया कि अब समुद्र मार्ग से जाओ, भारत से ये सब आवश्यक चीजें लाओ और यूरोप में सस्ते दाम पर भी थोड़ा बेचकर अच्छा खासा लाभ कमा लो। ये ध्यान रखिएगा, भारत आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता था, इसेंशियल गुड्स, और यूरोप लग्जरी आइटम्स। यानी भारत न खरीदे तो भारत को नुकसान नहीं होगा, यूरोप न खरीदे तो वो जी नहीं सकता। तब तक भारत वर्ल्ड इकोनॉमी पे डोमिनेट कर रहा था। वर्ल्ड इकोनॉमी का 1/4 हिस्सा भारत के पास, इतना हिस्सा चीन के पास, और आधा हिस्सा यानी वर्ल्ड इकोनॉमी का लगभग 50% इन दोनों देशों के पास था। लेकिन फिर यूरोप ने अपना जो है जीने का तरीका बदला और धीरे धीरे वो आगे निकलता चला गया। तो उसी को हम पढ़ेंगे। जब पुर्तगाल वालों ने भारत से व्यापार शुरू किया, पुर्तगाल वालों की देखा देखी अन्य ताकतें भी आई। भारत आने वाले विदेशियों का क्रम क्या था, किस क्रम से आए? सबसे पहले पुर्तगाल वाले आए, पोर्चुगीज 1498। इसके बाद फिर डच या हॉलैंड वाले आए, नीदरलैंड भी आप कह सकते हैं। आने का क्रम ये, ऑर्डर ऑफ कमेंस।
फिर अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स, फिर डेनमार्क वाले आए, डेनिश बोलते हैं, फिर फ्रेंच आए हैं, उसके बाद सबसे अंत में स्वीडन वाले आए हैं। इट इज ऑर्डर ऑफ कमेंस। इनमें पुर्तगालियों को छोड़कर से सभी ने भारत से व्यापार के लिए कंपनियां बनाई हैं। ये मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाते समय बताऊंगा कि कंपनी का अर्थ उस जमाने में होता क्या था। तो जब कंपनियां बनाई हैं तो पुर्तगालियों के अतिरिक्त से सभी ने कंपनियां बनाई हैं। कंपनियां बनाने का क्रम थोड़ा सा अलग रहा है। कंपनियां अंग्रेजों ने पहले बना ली थी, 1600 ईस्वी में ही बना ली थी। उसके बाद फिर 1602 में डच या हॉलैंड वालों ने बना ली थी, फिर डेनमार्क ने, उसके बाद फिर फ्रेंच ने और अंत में स्वीडन ने। तो ऑर्डर ऑफ फाउंडिंग द कंपनीज वो अलग है, ऑर्डर ऑफ कमेंस अलग है। तो इस तरीके से यूरोप वालों के संपर्क में भारत आया। एक अजीब सी बात है, पोर्चुगीज सबसे पहले आएंगे 1498 और सबसे अंत में ही जाएंगे 1961 जब गोवा भारत ने पुर्तगालियों से छीना। इसको भी ध्यान रखिए, पोर्चुगीज सबसे पहले आएंगे, लेकिन एक लड़ाई, एक संघर्ष भारत पर डोमिनेट करने के लिए जो ये संघर्ष है उसमें पुर्तगाली बहुत थोड़े समय तक ही टिक पाए। फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच ही संघर्ष चला और फ्रेंच ने अंग्रेजों को थोड़ी टक्कर भी दी, लेकिन अंतिम रूप से डोमिनेंसी अंग्रेजों की ही हुई। इन दोनों की टक्कर में डोमिनेंसी अंग्रेजों की ही। तो इसको भी नजर रखिएगा कि फ्रेंच और अंग्रेज, इनमें अंग्रेज ही क्यों जीते, फ्रेंच क्यों नहीं जीत पाए। तो इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से समझिएगा। ये लोग शुरू में सिर्फ व्यापार जो है करने के लिए आए थे। जब 1498 में पुर्तगाली आए तो उस समय तो भारत में मुगल भी नहीं आए थे, और जब 1608 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में अपना पहला जहाज हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नाम का जहाज भेजा था, उस समय जहांगीर का शासन था। अकबर की 3 साल पहले डेथ हुई थी और मुगल अपनी शक्ति के चरम पर थे। तो अंग्रेज या कोई यूरोपीय सोच भी नहीं सकता था कि हम डोमिनेट करने आए हैं, हम इस देश पर कब्जा करने आए हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती चली गई कि जो लोग आर्थिक लाभ कमाने आए थे उनको ये लगा कि इकोनॉमिक लाभ प्राप्त करने के लिए पॉलिटिकल सत्ता पर कब्जा करना जरूरी है, और वो लोग जो है फिर पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मामलों में दखल देने लगे। लेकिन जो इनको टेम्पटिंग या टेम्पटेशन था, टेम्पटिंग रीजन था, वो तो आर्थिक लाभ ही था। जो एक प्रलोभन था वो आर्थिक लाभ का ही था। इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। पहली हेडिंग डालिए, पुर्तगाली, पोर्चुगीज। जब वास्को डी गामा आया, भारत से ढेर सारा लाभ लेकर गया, एक संदेश गया पूरे यूरोप को, खासतौर पे पुर्तगाल को, चलो भाई भारत चलो। उसके बाद फिर वास्को डी गामा 1503 में यानी 5 साल बाद फिर आया और उसने जो है पुर्तगालियों का पहला केंद्र कोचीन में स्थापित किया। पुर्तगालियों का पहला केंद्र कालीकट के थोड़ा दक्षिण में कोचीन में स्थापित किया। तब इसको फैक्ट्री कहा जाता था। तो फैक्ट्री उस जमाने की होती क्या थी, जरा इसको देख लीजिए। ये जस्ट गोडाउन होती थी, गोदाम। यहां वो लोग अपना सामान लाके रखते थे और यहां का सामान डंप करते थे। इस सामान को जो यहां से लेते थे फिर इसी फैक्ट्री से यूरोप भेजते थे। यूरोप का सामान जो यहां रखते थे उससे शेष भारत में पहुंचाते थे। और इस फैक्ट्री को देखने वाले व्यक्ति को गवर्नर कहा जाता था। तो आप समझ लीजिए
कि फैक्ट्री और मैनेजर जो आज के आर्थिक शब्द हैं, ये बाद में कैसे राजनीतिक शब्द बन गए कि फैक्ट्री पूरा इलाका बनती चली गई और वो गवर्नर पूरा शासक बनता चला गया। पुर्तगालियों ने फिर भारत में अपना पहला गवर्नर अल्मीडा को बनाया। (1505 से 9) ये भारत की संभावनाएं जान गया। He was familiar to possibilities of India। उसने एक नीति चलाई जिसको हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी नीले पानी पे कब्जा कर, अरब सागर पे डोमिनेट करने लगे पुर्तगाली। डोमिनेट ऐसे करते थे कि एक जो है पुर्तगालियों की पॉलिसी थी जिसको ये बोलते थे कार्टास काफिले अरमाडा। ये क्या होती थी इसको समझें। अगर आपको अरब सागर में सुरक्षित जाना, तमाम प्रकार के पायरेट्स रहते थे, कभी भी लूट सकते थे, तो आपको सुरक्षित जाना हो तो पुर्तगालियों से आप एक लाइसेंस प्राप्त करिए। कार्टास वाज अ लाइसेंस व्हिच वाज गिवन बाय पोर्चुगीज। तब वो आपको अपने जहाजी बेड़े फ्लीट काफिले में शामिल कर लेंगे। देन यू वुड बी इंटर्ड इनटू काफिले ऑफ पोर्चुगीज। इस जहाजी बेड़े की रक्षा पुर्तगाली समुद्री शक्ति अरमाडा करती थी। वास्तव में मिलिट्री पावर इनके पास बहुत ज्यादा थी। ये समुद्री शक्ति ऐसी होती थी कि इनके जहाज तोपों से युक्त होते थे, शत्रु को समुद्र में ही डुबोने की क्षमता रखती थी, और इनकी तोपें दूर तक भी मार करती थी कि आकर अगर भारतीयों के तटीय इलाकों को भी कब्जा कर लिया तो अपने जहाज से ही कई किलोमीटर दूर तट पर भारतीयों को खदेड़ देती थी। तो एक ऐसी स्थिति बनी कि इस सिस्टम के द्वारा पुर्तगालियों ने अरब सागर पे डोमिनेट कर लिया। ये सिस्टम करीब 100 साल तक पुर्तगालियों का डोमिनेट करता रहा। मनमानी पूरी चलती थी। शायद इसी शक्ति के घमंड में ऐसी हरकतें कर गए कि वो सिर्फ तट तक ही रह गए, अंदर जा ही नहीं पाए, क्योंकि मुगलों से तट पे टकराते थे तो मुगल जो है जब भारत के अंदरूनी इलाकों पे काबिज हो गए तो फिर उनको अंदर के इलाकों में नहीं आने देते थे। मैंने आपको बताया था कि अकबर तक इनसे अनुमति लेता था, तब जहाज भारत के इंटर कर पाते थे। और शाहजहां तक की दासियों को जो है ये लोग तट से उठा ले जाते हैं। वो बात अलग है कि बाद में 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया था, लेकिन भारतीयों के लिए उन्होंने तटीय स्थल जो है खासतौर पे बंगाल में गंगा सागर है बहुत असुरक्षित बना दिया था। एक कहावत जो चलती है ना, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो उसका कारण यही था कि गंगा सागर एक द्वीप, 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा। पहले आप जाएंगे कोलकाता से काफी दूर तक, जाने के बाद फिर एक नाव से यात्रा करनी पड़ेगी, फिर 26 किलोमीटर उस द्वीप पर यात्रा करेंगे, तब अंत में वो द्वीप मिलेगा जो है समुद्र में। तो 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद जब समुद्र में भारतीय तीर्थयात्री पहुंचते तो पुर्तगाली सबको गिरफ्तार कर लेते थे और ले जाके यूरोप में बेच देते थे। तो ये माना जाता था गंगा सागर गए तो फिर सुरक्षित नहीं बचेंगे, जो काम के न हो, बहुत जो है बुजुर्ग लोग हों तो भले उन्हीं को छोड़ देते थे, लेकिन बाकियों के लिए तो बड़ी दिक्कतें थी। तो पुर्तगाली अपनी शक्ति के नशे में चूर थे एकदम, और शक्ति के नशे में चूर पुर्तगाली जो है धीरे धीरे भारत के तटीय इलाकों पर हावी हो रहे हैं। इसकी शुरुआत अल्मीडा करता है, लेकिन इसके बाद जो व्यक्ति पुर्तगालियों का गवर्नर बन के आया उसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1509 में बीजापुर से गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क सीड गोवा फ्रॉम बीजापुर इन 1510। अब आप कल्पना करिए कि कुछ जहाज लेकर वो तट पर खड़े होकर जहाजों से लगातार फायर कर रहा है और बीजापुर की सेनाएं नष्ट होती चली जा रही।
फिर उसी जहाज से कुछ लोग उतर रहे हैं घोड़ों से पैदल और आगे बढ़ रहे हैं, उनको जीतते हुए पूरे गोवा पे कब्जा कर ले रहे हैं। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मारे जा रहे हैं। हम भी तो ऐसे तोपे तैयार कर सकते हैं, ऐसी बंदूकें तैयार कर सकते हैं कि जो पुर्तगालियों के जहाज को दूर से ही समुद्र में डुबो दे। हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो इतिहास में अपनी पराजय के कारण भी समझिए। अगर हम क्वेश्चन नहीं सही तरीके से ग्रैस्प कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे एग्जाम में, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो कमी भी तो देखिए। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी ऐसी एक चीज बना हुआ था जिस पर भारतीय ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसी ढेर सारी कहावतें आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहांगीर के समय अंग्रेज लोग मशीन से बोरिंग के द्वारा पानी निकालने लगे थे अपने देश में। जहांगीर के समय अंग्रेजों के यहां मशीन से बोरिंग होती थी और पानी आता था। पंप सेट स्थापित कर रहे थे जहांगीर के समय। हमारे यहां तो ये कितनी नई चीज है। तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मारे जा रहे हैं, कुछ भी नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। हम सारा का सारा जो है कंसंट्रेशन मिडवेल एरा टेंडेंसीज पर दे रहे हैं। दुनिया जब नई नई चीजें खोजती है तो अभी भी तो हम देखिए, ऐसे हर मैसेज को आप ब्लॉक करिए, ऐसे हर कॉन्टेक्ट को ब्लॉक करिए जो आपको प्रतिदिन ये सोचने पर बाध्य नहीं कर रहा है कि अब हमको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। और ये आपको एक अच्छा, बेहतर, ताकतवर भारतीय बनाए इस दिशा में। अगर वो आपका दिमाग किसी दूसरी दिशा में लगा रहा है तो फिर आप मध्ययुगीन प्रवृत्तियों के शिकार है, मिडवेल एरा टेंडेंसीज के शिकार है। अल्बुकर्क ने तय किया कि पुर्तगालियों की जो शक्ति है वो बढ़ाएगा और उसने भारतीयों से कहा कि तुम पुर्तगाली लोगों से विवाह संबंध करो। पुर्तगालियों को बाध्य किया कि तुम हिंदुस्तानी स्त्रियों से विवाह संबंध करो। इससे होगा क्या कि जो पुर्तगाली वहां से यहां आकर बसे हैं वो यही अपना परिवार बनाएंगे, धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ेगी और गोवा में धीरे धीरे ये लोग बढ़ने लगे। उसके बाद जो है पुर्तगालियों ने किक करके कई केंद्रों पर अधिकार किया। बाद में इनका एक गवर्नर आया, निनो डी कुन्हा। उसने 1529 में गोवा को पुर्तगालियों का केंद्र बना लिया। इन 1529 गोवा बिकेम नोडल सेंटर ऑफ पोर्चुगीज। लेकिन इस पूरी अवधि में पुर्तगालियों के पास जो है ढेर सारे और भी केंद्र थे। तो मैं चाहूंगा जरा आप उनके विषय में लिख लीजिए कौन कौन से उनके पास केंद्र थे। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव, उसी प्रकार से दादरा नगर हवेली, इन सब चीजों पर अधिकार किया। इस तट पर यानी पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम इनके अधिकार में आया। उसी प्रकार से हुगली बंगाल में इनके अधिकार में आया। ये सारे पोर्चुगीज के प्रोमिनेंट सेंटर्स हुआ करते थे। अल्बुकर्क को थोड़ा हम इसलिए भी जानते हैं कि उसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। और वो अल्बुकर्क आल्सो ट्राइड टू चेक सती सिस्टम। लेकिन पुर्तगालियों की नीति कुल मिलाकर थोड़ी सी धार्मिक रूप से असहिष्णु थी। विशेषकर मुस्लिमों के प्रति इनका रुख जो है शायद वही क्रूसेड के कारण बहुत ज्यादा कटु था। तो धार्मिक रूप से मुस्लिमों पर अत्याचार करते थे। अब आप कल्पना करिए कि जब मुगल आ जाएंगे, खासतौर पे अकबर के आने के बाद 1556, तो ये अपने इलाकों में मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो मुगलों के साम्राज्य में कैसे इनको कोई छूट मिलेगी? तो फिर इंटर करना अंदर की ओर इनके लिए कठिन हो गया। तो ये तटीय इलाके तक ही सीमित रह गए। फिर मसालों के व्यापार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। तो धीरे धीरे जो है इन लोगों ने लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया इधर ज्यादा कंसंट्रेट कर दिया। और भारत में अंततः इनके पास गोवा, दमन, दीव यही सब बचे रहे। पुर्तगालियों की एक और कमजोरी थी,
इनकी दोषपूर्ण व्यापार नीति, डिफेक्टेड ट्रेड पॉलिसी, वो क्या थी? पुर्तगाली भारत से व्यापार के लालच में महंगे महंगे कर्ज लेते थे, जहाज तैयार करना, लोगों को ऊंची सैलरी देना। और होता क्या था कि जब ये लोग भारत से कोई सामान लेकर यूरोप में बेचते थे तो बिक तो हाथों हाथ जाता था, अच्छा प्रॉफिट भी मिलता था, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता था। ये सरप्लस नहीं बचा पा रहे, तो पुर्तगाली इस सरप्लस की कमी के कारण भी अपने आप को भारत में मजबूत नहीं कर पा रहे। तो ऐसे कई कारण सामने आ गए जिसके कारण से पुर्तगालियों के लिए एक लिमिट से ज्यादा भारत में संभावनाएं नहीं थी। और हम लोग भी जानते हैं ऐसे पुर्तगालियों ने धर्म प्रचार के लिए तमाम प्रयास किए। पहले ईसाई मिशनरीज पुर्तगालियों द्वारा ही भारत में इंट्रोड्यूस कराए गए, संत जेवियर वगैरह, फ्रांसिस वगैरह, ये सब पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाए गए। अकबर के दरबार में जो तीनों शिष्टमंडल थे ईसाइयों के, पुर्तगालियों के द्वारा ही लाए गए थे। लेकिन पुर्तगालियों की भारत में एक निश्चित, या कह लीजिए एक निश्चित सीमा तक ही सफलता रही। प्रेस जरूर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। हम लोग ये अलमीरा या अलमारी जैसे शब्द बोलते हैं, ये सब पुर्तगालियों की ही देन है। तो ये रहा भारत में पुर्तगालियों का इतिहास।